हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों। मैं सुनली बाड़िया सर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये लेक्चर नंबर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले मैं 10 लेक्चर अटेंड कर चुका हूँ। प्रोबेबली ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर हो, है ना। अगर इसमें न्यूमेरिकल मुझे लगे नहीं कि मुझे एक लेक्चर और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना चाहिए, ऐसे करके मैं लेक्चर डालूंगा इसका। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये लास्ट लेक्चर हो जाए। देखते हैं आज ये पूरा हो पाता है, वेरी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो अपन यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ नेटवर्क वो स्टार्ट। काफी बच्चों की डिमांड भी आ रही थी, तो क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर मैं कोशिश करूंगा जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाए। प्रोबेबली इस वीक में संडे से पहले पहले आपको वो वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले जैसा कि मैं हर नए वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखें, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, ताकि ये सीरीज आपको अच्छे से समझ पाए। ब्रह्मा सीरीज आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज की स्टडी नोट्स का पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसके स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। यानी कि हम इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है मेरे पास, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इसे आप पी से डिनोट किया जाएगा, यानी कि इसे पी से डिनोट किया जाता है, तो पी फॉर पावर है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सीधी सी बात है। अगर मैं पावर की बात करूँ, सिंपल पावर, पावर हमारे पास होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं सिंपल पावर की बात करता हूँ जो अपन ने मैकेनिक्स में पढ़ी थी 9 क्लास में, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए आप किसी वर्क को कितना फास्ट करते हो या कितना स्लो करते हो, वो हमारा क्या होता है, पावर होता है। कहने का मतलब जो जितना पावरफुल होगा वो उस काम को उतना फास्ट कर सकता है। कहने का मतलब ऐसा समझो, जैसे मेरे पास एक पंप है, इसकी पावर 100 वोल्ट है, और एक पंप है इसकी पावर 1000 वोल्ट है। अब दोनों पंप से मुझे पानी चढ़ाना है, मान के चलो 10 फीट की हाइट। तो ये वाला पंप अगर मान के चलो 1 घंटा ले रहा है, तो ये उस काम को 10 मिनट में कर देगा, है ना? अब तो पावर ज्यादा होने का मतलब हो गया हम किसी काम को उतना ही फास्ट कर सकते हैं। इसका मतलब पावर ज्यादा है। ठीक है, हम नहीं कहते यार बहुत पावरफुल इंसान। पावरफुल का मतलब हो गया उस काम को वो कम टाइम में कर सकता है, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, है ना। अब एफिशिएंसी तो क्या अलग अलग चीज है, किसी की एफिशिएंसी कम, किसी की ज्यादा होती है। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि वो पावर ज्यादा होने का मतलब हो गया रेट ऑफ मूव। या फिर हम बोल सकते हैं पावर का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो वर्क अपॉन टाइम। या फिर आप वर्क एनर्जी में रिलेट होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड पावर। अब इस एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कर दूं, तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन सिंपल सी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एनी अप्लायंसेस इन पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन दूं यहाँ पे, है ना, पावर, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम
ओके, पर यूनिट टाइम। इसको इलेक्ट्रिक पावर कहने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक अप्लायंसेस दिखा, ये कोई मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। अब हुआ क्या, आप इसको एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं थ्रू वायर, यानी कि हम इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दो वायर जोड़े हमने, इसके थ्रू करंट, यहाँ इसमें करंट फ्लो होगी, करंट के थ्रू चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर जाएंगे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको मिलेगी, हमारे अप्लायंसेस को मिलेगी। अब मान के चलो आपने इसको 10 आवर्स तक रन किया, तो 10 आवर्स तक रन किया तो इसमें कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की, वो इसकी इलेक्ट्रिक पावर डिसाइड करेगी। पावर ज्यादा है तो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा, पावर कम है तो एनर्जी कंजप्शन कम होगा, और ये एनर्जी कंजप्शन ही आपके बिल के फॉर्म में आएगा, यानी कि आपको इस एनर्जी कंजप्शन का ही पैसा देना पड़ता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो एक्चुअल में इसी एनर्जी कंजप्शन का प्राइस होता है, मतलब रेट होता है। जैसे सपोज मान के चलो कि आपने 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की। अब 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट मतलब वैल्यू मान के चलो 10 रुपीज चार्ज है, तो 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्शन का आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ये एनर्जी कंजप्शन का पे आप, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे, तो हम कह सकते हैं पावर ये बताएगी कि आप 1 यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, पावर का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ये होता है वी आई। ठीक है, ये हमारे पास पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला अपने पास होता है, ये अपने ध्यान रखते हैं, वी आई आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर, ये तीन फॉर्मूले होते हैं पावर। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। इसकी और कॉमन चीज अगर मैं बात करूँ तो ऐसा यूनिट जो इसकी होती है पावर के हमारे पास तो होती है वॉट, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट्स की मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास हो जाएगी किलोवाट, मेगावाट। ठीक है, एक हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है, 1 हॉर्स पावर मतलब अपने पास 746 वॉट होता है। ये कॉमन वैल्यूज है आपके पास, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, यानी पावर का सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास v इंटू आई होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर भी पावर का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास आता है एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ये मेरे पास होता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम यानी कि अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा पावर है। यहाँ से अगर मैं एनर्जी कंजप्शन निकालूँ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन अगर बस कैलकुलेट करूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी कंजप्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा पी इंटू, यानी कि हमारे पास वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर आर टी, ये मेरा एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये एनर्जी कंजप्शन क्या बताता है, एनर्जी कंजप्शन के आधार पर ही हमारा बिल पे होगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ये मेरे पास क्या होता है, वॉट आर। कमर्शियल यूनिट की मैं बात करूं अगर,
तो ये मेरे पास होती है किलोवाट आवर। इसे हम कमर्शियल में यूनिट भी कहते हैं। नहीं बोलते कितना यूनिट बिल आया, इस बार तो ज़्यादा यूनिट बिल आया, पिछली बार कम आया था। तो ये हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है। तो हम जो बिल पे करते हैं एक्चुअली वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन का बिल पे करते हैं। जितना ज़्यादा हमारे पास एनर्जी कंजप्शन होगा बिल उतना ज़्यादा आएगा, जितना कम हमारे पास एनर्जी कंजप्शन होगा बिल उतना कम आएगा। तो जो एनर्जी कंजप्शन अपन मेजर करते हैं वो किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करेंगे? किलोवाट आवर में। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। पावर का फॉर्मूला हमारा होता है V इंटू आई। ये बताएगा कि इसको हम किस में मेजर करेंगे? वॉट में। और जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है वो VI इंटू टी होगा, यानी कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान के चलो मेरे घर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास एक LED बल्ब है, एक LED बल्ब है मेरे पास। इसकी पावर जो दे रखी है मुझे, वो दे रखी है, मान के चलो मैं इसको ले लेता हूँ 12 वोल्ट, 12 वाट का बल्ब है। और एक अपने पास नॉर्मल बल्ब है जिसे हम बोलते हैं हैलोजन बल्ब। हैलोजन बल्ब, इसकी पावर मैं ले लेता हूँ मानो 60 वोट। हैलोजन बल्ब जो पहले आते हैं इसके अंदर एक फिलामेंट होता है वगैरह वगैरह। अब मान के चलो ये बल्ब जो है डेली हमारा 10 आवर चलता है, ये बल्ब भी डेली मानो 10 आवर चल रहा है। मतलब ऐसा मान के चलो दो कैंडिडेट्स हैं, एक के घर पे हैलोजन बल्ब लगा हुआ है और एक के अंदर LED बल्ब लगा हुआ है, दोनों 10-10 घंटे चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखें बिल कितना आएगा दोनों के हिसाब से। तो अगर मैं सबसे पहले LED बल्ब के लिए, पहले हैलोजन बल्ब के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हैलोजन बल्ब के लिए मैं एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करूँ तो एनर्जी मेरे पास कितना हो जाएगा? P इंटू टी। तो एनर्जी कंजप्शन हम कैसे निकालेंगे? पावर इंटू टाइम। तो पहले तो वाट को कन्वर्ट कर लो किलोवाट में, तो ये मेरा हो जाएगा 0.06 किलोवाट। तो किलोवाट में कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 10 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 किलोवाट आवर। ये है पर डे का कंजप्शन। 30 डे का अपना महीना होता है, 30 डे कंजप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये मेरा हो जाएगा 0.6 इंटू 30, तो ये मेरा आ जाएगा लगभग 18 किलोवाट आवर। यानी कि कितनी यूनिट कंज्यूम की इसने? 80 यूनिट्स। यानी कि 30 दिन में ये 80 यूनिट्स कंज्यूम करेगा एक हैलोजन बल्ब, सिंगल हैलोजन बल्ब। अगर ऐसे 10 बल्ब आपके घर में लगे हुए हैं तो 180 यूनिट हो गई। अब अगर एक यूनिट का प्राइस अगर आप 10 रुपये भी मान रहे हो तो कितने का बिल आ गया आपके? 180 रुपये का बिल, मात्र एक हैलोजन बल्ब से। हालांकि जनरल रेट 7 to 8 होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उस केस में 10 रुपीज़ तक वो जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे चार्ज करता है। तो 180 रुपये का बिल आ गया एक हैलोजन बल्ब का, है ना। अब LED बल्ब के लिए देखो, अगर मैं LED बल्ब के लिए देखूँ तो LED बल्ब के लिए डेली का कंजप्शन कितना आएगा? P इंटू टी से निकालो, ये डेली कंजप्शन है। डेली कंजप्शन मेरा हो जाएगा 12 को कन्वर्ट करेंगे 0.012 इंटू 10, तो ये मेरा आ जाएगा 0.12 किलोवाट आवर। ठीक है, 30 डे कंजप्शन निकालें इसके लिए। 30 डेज 30 डेज कंजप्शन अगर मैं निकालूं तो इसका हो जाएगा 0.12 इंटू 30, तो ये मेरा आ जाएगा लगभग कितना? 36, यानी कि 3.6 यूनिट। 3.6 यूनिट्स। अगर एक यूनिट की प्राइस 10 रुपये है तो टोटल कितना लगेगा अपने पास? 36 रुपीज़। कहाँ हमारे हैलोजन बल्ब चलाने पर मेरे को 180 का बिल आ रहा था। अब सोचो
अगर ऐसे हेलोजन बल्ब 10 होते मेरे घर में तो बिल आता 1800 रुपये सिर्फ हेलोजन बल्ब का। और अगर ऐसे एलईडी बल्ब में 10 यूज़ करता हूँ तो बिल आएगा मात्र 360 रुपये का। तो पावर कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमें खर्चा भी कम होगा उसको चलाने में, उसको ऑपरेट करने में, क्योंकि पावर कम है मतलब वो इलेक्ट्रिकल ज़्यादा टाइम के लिए चला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन और करते हैं फिर अपन हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास। मान के चलो एक टीवी सेट है लगभग 60 और है एक टोस्टर है अपने पास, लगभग इसकी ले लो आप 1200 वॉट। अब हमसे पूछा गया है ये जो टीवी सेट है ये चलता है 12 आवर्स इन अ डे, है ना, और टोस्टर जो चलता है ये चलता है 2 आवर्स इन अ डे। अब जाहिर सी बात है टोस्टर की पावर ज़्यादा है तो इसे कम चलाना पड़ेगा। अब आपसे पूछा बताओ किसका बिल ज़्यादा आएगा, 30 दिन के हिसाब से बताना है अपने को। टोस्टर का ज़्यादा आएगा कि टीवी सेट का खर्चा ज़्यादा आएगा? तो पहले तो वॉट को कन्वर्ट कर लेंगे किलो वॉट में, तो ये 0.06 हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.2 किलो वॉट हो जाएगा। चलो 1 डे कंजप्शन निकालो, 1 डे कंजप्शन, तो E मेरे पास कितना हो जाएगा P इंटू टी, तो P की वैल्यू 0.06 इंटू 12, तो 1 डे कंजप्शन कितना आया मेरे पास, तो ये लगभग मेरे पास आएगा 0.72 के करीब किलोवाट आवर, है ना। यहाँ निकालें अगर अपन 1 डे कंजप्शन, वन डे कंजप्शन E इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 इंटू 2, तो ये मेरे पास कितना आया 2.4 किलोवाट आवर। यानी कि इसके थ्रू टीवी 12 घंटे चल रहा है तो उसका कंजप्शन आ रहा है 7.72, है ना। और ये मेरे पास चल रही है लगभग कितने 2 घंटे, इसका कंजप्शन आ रहा है 2.2 यूनिट्स। अब 30 डे कंजप्शन देखूं अगर मैं, 30 डेज कंजप्शन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.72 इंटू 30, तो 0.6, तो ये लगभग मेरे पास आ जाएगा 21.60 यूनिट्स के करीब। इसमें अगर मैं निकालूं 30 डेज कंजप्शन, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा मेरे पास 2.4 इंटू 30, तो 0, 12 और 6 और एक बचेगा अपने पास 7, यानी कि लगभग 72 यूनिट्स। यानी कि एक टोस्टर को चलाने में 72 यूनिट का खर्चा आ रहा है, जिसको मात्र हम 2 घंटे चला रहे हैं, है ना। और एक टीवी सेट जिसको हम 12 घंटे चला रहे हैं दिन में, तो भी हमें 21 यूनिट का बिल आ रहा है। यानी कि एक यूनिट का प्राइस अगर 10 रुपये ले रहा हूँ मैं, अब जितना भी प्राइस हो 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपके पास बिल आ रहा है 216 रुपये का, और यहाँ 10 रुपये के हिसाब से बिल आ रहा है आपके 720 रुपये का, 10 रुपये के हिसाब से। तो ये हमारे पास पहला पैटर्न है टेस्ट क्वेश्चंस का, जिसमें आपसे एनर्जी कंजप्शन पूछा जाता है कि आप घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर सकते हो अगर हमें लोड पता है तो पावर इसलिए ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए
क्योंकि हमारे घर पे जो बिल आता है वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि जब हम किसी भी डिवाइस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जैसे मानो मैंने 100 जूल एनर्जी इसको दी, तो ये पूरी 100 जूल एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता है ना। भाई हम किसी को कोई एनर्जी देते हैं तो पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करता। मान के चलो जिसने 80% इसने यूज़ की, तो 20% जो है वो वेस्ट हो जाती है। अब ये वेस्टेज होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है रेजिस्टेंस। इस डिवाइस का, इस वायर का, जिस वायर के थ्रू आप लेकर आए हो उसका भी रेजिस्टेंस होता है, उस डिवाइस का भी रेजिस्टेंस होता है जिसे आप अप्लायंस दे रहे हो। जैसे एक फैन है, फैन को आप अगर एनर्जी दे रहे हो घूमने के लिए, तो घूमने के साथ साथ वो गर्म भी तो होता है। तो ये जो वेस्टेज है, ये जो एनर्जी का वेस्टेज है जो कि रेजिस्टेंस की वजह हो रहा है, ये वेस्टेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? और वो अप्लायंसेस हीट अप होने लगता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब किसी भी डिवाइस को आप हीट फ्लो करते हो, यानी कि जब आप किसी भी डिवाइस को करंट देते हो, एनर्जी देते हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है, जिस वजह से वो डिवाइस हीट अप होने लग जाता है। बल्ब को चलाओगे वो भी हीट होगा, फैन को चलाओगे वो भी हीट होगा, जितने लंबे समय तक चलाओगे वो उतना ही ज़्यादा हीट होता है। तो इसे हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ऐसी बात है, हम पूरी एनर्जी यूटिलाइज कोई नहीं कर सकता। कोई 10% एनर्जी वेस्ट करता है, कोई 5% करता है। जैसे मेरे पास 2 अप्लायंसेस हैं, एक 10% एनर्जी यूज वेस्ट कर रहा है, एक 5% वेस्ट कर रहा है। तो मेरे लिए कौन सा डिवाइस अच्छा माना जाएगा? 5% वाला, क्योंकि कम गर्म होगा। 10% वाला ज़्यादा गर्म होगा। तो जो जितनी ज़्यादा पावर लॉस करेगा उतनी ज़्यादा गर्म होगा। यानी कि हमारी एनर्जी जो दी जाती है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। जो वेस्ट हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसी जगह पे हमारे लिए अच्छा है, किसी जगह पे बुरा है। तो कहीं पे, जैसे अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो हमारा टोस्टर, हीटर, वाटर हीटर या गीजर जो भी आप कह दो, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो पहले वाला बल्ब आता था, हेलोजन बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सारे किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट पे। इसमें क्या होता है? एक कॉइल होती है जिसमें करंट फ्लो करवाया जाता है और एनर्जी को लॉस यानी कि वेस्ट करवाया जाता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फिलामेंट उतना जल्दी गर्म होगा। जैसे हमें गीजर में पानी गर्म करना है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी गर्म हो, तो हम क्या करते हैं? हीट बढ़ाते हैं, वेस्ट बढ़ाते हैं। जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो जल्दी गर्म होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल वायर ना लेके हम कॉइल बना देते हैं, जिससे क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। साथ ही इस फिलामेंट का एरिया कम कर देते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए बल्ब के अंदर का फिलामेंट काफ़ी पतला बनाया जाता है। फिलामेंट बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है? कॉइल बना, फिलामेंट का मतलब कॉइल। कॉइल बनाने का रीज़न क्या है? कि लेंथ बढ़ गई। और पतला वायर बनाने का रीज़न क्या हो गया? कि एरिया कम हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? पावर लॉस बढ़ जाता है, यानी कि हीट बढ़ जाती है। तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हमें लाइट देने लगता है। ऐसे ही आप हीटर देखोगे तो हीटर में इस तरह की कॉइल होती है, टोस्टर में इस तरह की कॉइल होती है। इस कॉइल में क्या होता है? लेंथ बढ़ गई, एरिया कम रखते हैं तो क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। टोस्टर में भी यही सिस्टम होता है। तो हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है ताकि लॉस बढ़े। लॉस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो हम हीट को यूज कर सकते हैं।
पर क्या होता है इस हीटिंग एलिमेंट्स में, क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से पावर भी बढ़ जाती है। इसीलिए जैसा भी मैंने टोस्टर लिया था उसका पावर मैंने लिया था 1200 वॉट। हीटर अगर अपन घर में होता है जनरली ये भी 1100 से 1500 के बीच होता है, ठीक है। गीजर भी अपने इसी पावर की रेटिंग में होता है। बल्ब भी अपने 100 वाट के करीब आता था, वो 60 वाट 100 वाट, तो पावर बढ़ जाती है। इसीलिए इसके थ्रू बिल भी ज़्यादा आता है ना, क्योंकि आप पावर को यूज़ कम कर रहे हो, उसको हीट के तौर पे यूज़ कर रहे हो, तो इनकी एप्लीकेशन ही ऐसी है। कुछ जगह पर इस हीट को मिनिमाइज़ करना होता है, जैसे हमारे मोबाइल चार्जर में, वहाँ पर हम इस हीट को मिनिमाइज़ करते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए ज़्यादा हीट, अदरवाइज़ हमारा मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है, चार्जर ब्लास्ट हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि इसमें हीट ज़्यादा हो, ठीक है। तो कुछ जगह पर ये फ़ायदेमंद है, कुछ जगह पर ये नुकसान करता है। अब हीट का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ या हीट लॉस की मैं बात करूँ, तो हीट का फॉर्मूला भी हमारे पास वही होता है जो एनर्जी कंजप्शन का होता है, यानी कि P इंटू टी या V²R इंटू टी। इसका भी वही फॉर्मूला है जो उसका था, क्योंकि वही एनर्जी थी, इतनी एनर्जी हमने दी थी, उसमें से कुछ एनर्जी यूज़ हो गई, कुछ एनर्जी लॉस हो गई, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। इसको भी आप किलोवाट आवर में या जूल में मेजर कर सकते हो, किलोवाट आवर में कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको भी, है ना, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको सब कुछ गिवन होता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास मान के चलो एक रजिस्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, रजिस्टर ले लेता हूँ 2 ओम, और टाइम दिया हुआ है हमें 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट तक 2 एम्पियर करंट फ्लो की जा रही है, तो बताओ हीट कितनी जनरेट होगी। तो अब देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ पे गिवन, आई गिवन है मुझे 2 एम्पियर, आर गिवन है मुझे 2 ओम, टी दिया हुआ है 2 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 120 सेकंड्स। तो हीट के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो I²RT यूज़ करेंगे। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 120, तो ये मेरे पास जाएगा 4 इंटू 4, मतलब 4 इंटू 2 8 इंटू 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा 0.1696, ठीक है। तो लगभग 960 जूल हीट जनरेट होगी इस रजिस्टर में। अब गिवन वैल्यू के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, है ना। पावर दे रखी है, टाइम दिया हुआ है, तो भी हीट ऐसे ही कैलकुलेट करोगे आप, है ना। तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब वैसे तो चैप्टर तो आपका पूरा हो चुका है ये, अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं जब सिलेबस पूरा हो जाएगा अपना, उसके बाद मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, उसमें मैं हीट के कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कराऊँगा, और इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे NCERT की बुक में, तो आप एक बार NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों की डिमांड थी मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट की होने वाली है। तब तक आप इन लेक्चर्स को 2-3 बार देखें। इनके नोट्स मैं आपको प्रोबेबली इस वीक के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूँगा कि आपको इस वीक के अंदर इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।